गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 28 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। पे न्यू जीडीपी सीरीज अपग्रेड्स फाइनेंशियल ईयर 26 ग्रोथ टू 7.6%। तो यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी को लेकर गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर जो 25 और 26 की करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसके लिए नया जीडीपी एस्टिमेट रिलीज किया है। ओवरऑल न्यूज़ पॉजिटिव है, लेकिन कुछ हिडन कंसर्न्स भी हैं। तो इंडिया की जो ग्रोथ है 2025 और 2026 में 7.6% रहने की उम्मीद है। पहले जनवरी में जो एस्टिमेट्स आए थे ओल्डर डेटा सीरीज के बेसिस पे उसमें 7.4% बताया गया था। अब न्यू अपडेटेड डेटा में थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। तो गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन का बेस ईयर भी चेंज किया। पहले ये 2011-12 था, उसे चेंज करके अब 2022 और 2023 कर दिया है बेस ईयर को। तो यहाँ पर पुराने ईयर्स की ग्रोथ भी रिवाइज हुई है। 2023 और 2024 की ग्रोथ जो 9.2% थी, अब नए डेटा के हिसाब से 7.2% है। और 2024 और 2025 की जो ग्रोथ है पहले 6.5% बताई जा रही थी, जो कि अब थोड़ी 7.1% बढ़ के बताई गई है। तो यहाँ पर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्लस इंडस्ट्री जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है 9.5% की। और मैन्युफैक्चरिंग अकेले की बात करें तो यहाँ पर 12.5% के आसपास ग्रोथ की बात की जा रही है। सर्विस सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है 8.9% की ग्रोथ के साथ। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आया है 2.5% का। पिछले साल यही जो है ग्रोथ 4.3% थी एग्रीकल्चर में, जो कि घट के 2.5% हो गई। तो यहाँ पर न्यू डेटा के मुताबिक जो है इंडिया की इकोनॉमी का साइज जो है 345.47 लाख करोड़ होगा, जो पुराने एस्टिमेट से कम निकला है। तो यहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, 7.6% दिखने की उम्मीद है, स्पेशली इंडस्ट्री और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ थोड़ी स्लो है। और जो इकोनॉमी का एक्चुअल साइज़ है पहले से थोड़ा छोटा एस्टिमेट हो रहा है। ओपन वॉर अफगान तालिबान सीक्स डायलॉग एज पाकिस्तान बॉम्ब्स काबुल एंड अदर सिटीज। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने बेसिकली फ्राइडे रात को अफगानिस्तान के कई बड़े शहरों पर इंक्लूडिंग अफगानिस्तान में काबुल पर हैवी एयर स्ट्राइक्स किए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इसे ओपन वॉर जैसा सिचुएशन बताया, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से दोनों कंट्रीज के बीच लगातार बॉर्डर क्लैशेस हो रहे थे। तो कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न है कि पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान अपनी टेरिटरी में छुपे हुए जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान मिलिटेंट्स पर एक्शन नहीं ले रहा। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या है, ये एक एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करता है, स्पेशली आर्मी, पुलिस और सिविलियंस पर। और ये अफ़गान तालिबान की आइडियोलॉजी से मिलता-जुलता है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ जो है ये लड़ता है बेसिकली। और पाकिस्तान ने ऑपरेशन तब लॉन्च किया जब अफ़गान फ़ोर्सेज़ ने थर्सडे रात को पाकिस्तानी बॉर्डर ट्रूप्स पर अटैक किया था, जो पहले पाकिस्तान के जो एयर स्ट्राइक्स थे उनका रिटेलिएशन बताया गया। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पर चाइना, ब्रिटेन और रेड क्रॉस ने टेंशन कम करने की अपील की है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री सेट टू रिवैम्प फॉरेस्ट राइट सेल्स फ्रॉम वन स्टॉप कोऑर्डिनेटिंग यूनिट्स। तो यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को बेटर इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने पिछले साल फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स बनाने का प्रोग्राम शुरू किया था। इनका काम था फॉरेस्ट राइट के जो क्लेम्स हैं उसको प्रोसेस करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना और डिजिटाइजेशन में हेल्प करना था। तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदलकर ये जो एफआरए सेल्स हैं उनकी जगह प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स बनाने का प्लान किया है, जो कि वन स्टॉप यूनिट्स होंगे और सभी पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे। और इस डिसीज़न से कई स्टेट्स में कन्फ्यूज़न हो गया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी फॉरेस्ट राइट एक्ट जो सेल्स हैं वो बना लिए थे। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अलग-अलग पॉलिसीज़ के लिए सेपरेट सेल्स बनाना वो कॉस्टली और कोऑर्डिनेशन इसमें डिफ़िकल्ट हो रहा था। और नया जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट सिस्टम है उसमें हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में 4 ऑफिशियल्स होंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट सपोर्ट एक्सपर्ट, लाइवलीहुड एक्सपर्ट, आईटी एक्सपर्ट, एक असिस्टेंट भी होगा या फिर टीम लीडर भी होगा, जो कि सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगा। तो फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इनफ्लेक्सिबल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स आर कॉजिंग डेंजरस सिचुएशंस। तो यहाँ पर इंडिया ने 2025 में रिकॉर्ड लेवल की रिन्यूएबल एनर्जी ऐड की, सोलर और विंड कैपेसिटी ऐड की है। लेकिन जो पावर ग्रिड्स हैं वो अभी इतनी स्मार्ट नहीं है कि जो कोल है और रिन्यूएबल एनर्जी है उसके बीच ईजिली और स्मार्टली स्विच कर सकें। तो यहाँ पर जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरमैन हैं उन्होंने वार्निंग दी है कि इस वजह से जो ग्रिड्स में स्विच करने की वजह से डेंजरस ऑसिलेशंस हो रहे हैं। ऑसिलेशन मतलब ये वोल्टेज या फिर फ्रीक्वेंसी में तेज़ी से फ्लक्चुएशंस होना, जो कि इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है और ब्लैकआउट्स का भी रीज़न हो सकता है, क्रिएट कर सकता है।
तो एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ जिसमें राजस्थान में एक ऑसिलेशन शुरू हुआ जो तमिलनाडु के कुंदाकुलम प्लांट तक फील हुआ, क्योंकि इंडिया का जो पावर ग्रिड है वो फुल्ली इंटरकनेक्टेड है। तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि सोलर और विंड एनर्जी वेरिएबल होती है, सन और विंड पर डिपेंड करती है। कोल पावर जो है स्टेबल होता है, वो डिपेंड जब भी डिमांड है उस टाइम पे अवेलेबल रहता है। तो स्विच करना स्मार्ट नहीं है काफ़ी, और जो ईज़ी नहीं है। तो बैटरी स्टोरेज भी हमारे पास काफ़ी इनसफिशिएंट है। 2025 में इंडिया ने 48 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड की, और टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसका 52% नॉन फॉसिल जो सोर्सेज हैं उनसे रहा। और फिर भी जो एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया में, उस उसमें लगभग 75% वो अभी भी कोल से ही आती है। तो फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस सेज सुप्रीम कोर्ट ऑन शांति एक्ट पिटिशन। पहले शांति एक्ट क्या है? शांति एक्ट बेसिकली ये इस एक्ट ने प्राइवेट इंडियन कंपनीज और फॉरेन फर्म्स को न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट करने की परमिशन दे दी है। और यहाँ पर इसमें प्रोविजन क्या है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट होने पर जो प्लांट का ऑपरेटर है उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी लिमिटेड रखी गई है, लगभग सिर्फ जो है 3,000 करोड़ रुपए तक। और सप्लायर्स की जो है लायबिलिटी एग्जम्प्ट की गई है। जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं और जो सप्लायर हैं उनकी ऑलमोस्ट लायबिलिटी को एग्जम्प्ट कर दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई जिसमें कहा गया है कि इस लॉ ने प्राइवेट और जो फॉरेन कंपनीज हैं उसको न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेट करने की परमिशन दी, लेकिन एक्सीडेंट होने पर उनकी लायबिलिटी बहुत ही कम रखी गई है। ऑपरेटर्स की लेस देन 3,000 करोड़ और सप्लायर्स की तो ऑलमोस्ट एग्जम्प्ट की गई है। और ये जो लायबिलिटी कैप रखा गया 3,000 करोड़, ये बहुत ही कम रखा गया है, जो कि पहले के इंसिडेंट हुए हैं, मान लीजिए चेरनोबिल हो गया या फुकुशिमा जैसे डिजास्टर्स में जो डैमेज हुआ है वो बहुत ही इससे मल्टीपल टाइम्स में है। और ये जो कंपनसेशन है बहुत कम रखा गया है। तो सप्लायर्स को तो ऑलमोस्ट लायबिलिटी से एग्जम्प्ट कर दिया गया है, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को वीकन करता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इंडिया एनर्जी नीड्स पूरा करने के लिए न्यूक्लियर पावर ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि कोल, गैस और फॉरेस्ट पर रेस्ट्रिक्शन है। तो कोर्ट अब एग्जामिन करेगा कि क्या जो शांति एक्ट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, प्रेसिडेंट अंडरटेक्स सॉर्टी इन प्रचंड। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बेसिकली फ्राइडे को राजस्थान के जैसलमेर एरिया एयरफोर्स स्टेशन पर इंडिया का जो इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड, उसमें उड़ान भरी। और ये कॉम्बैट सॉर्टी थी, यानी सॉर्टी मतलब यानी जब फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग या फिर पेट्रोल अटैक या रिकॉनाइजेशन या डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए उड़ता है तो उसे शॉर्टी बोलते हैं। और ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड इंडिया में ही डेवलप हुआ एक एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर है, जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया टू शेयर साइबर क्राइम प्रोब डेटा विद यूनाइटेड किंगडम। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने दिल्ली में 6th इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग में सिक्योरिटी और क्राइम से जुड़े कॉपरेशन बढ़ाने पर एग्रीमेंट किया है। दोनों कंट्रीज ने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, मॉडर्न स्लेवरी और कॉल सेंटर के स्कैम्स पर इंफॉर्मेशन जो है शेयर करेंगे। तो साइबर क्राइम में बेसिकली इंडिया लीड करेगा, क्योंकि इंडिया में ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम नेटवर्क का बड़ा इशू है, तो अपना जो डेटा है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ शेयर करेगा। मॉडर्न स्लेवरी जैसे कि फोर्स लेबर हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसमें यूके लीड करेगा, तो अपना डेटा इंडिया के साथ शेयर करेगा। और जो कॉल सेंटर स्कैम है, दोनों मिलकर काम करेंगे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और ऑपरेशंस से रिलेटेड। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन यूएस ट्रेड डील प्रोवाइड्स रीबैलेंसिंग गोयल। तो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि इंडिया यूएस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट, जो टैरिफ वर्डिक्ट है उसके बाद सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहा है। यूएस ने सब ट्रेडिंग पार्टनर्स पर टेम्परेरी 10% टैरिफ लगाया है और बाद में 15% तक बढ़ाया। तो गोयल ने बताया कि इंडिया यूएस एंट्रीम ट्रेड डील में प्रोविजन है कि अगर सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो डील को रीबैलेंस किया जा सकता है। मतलब अगर यूएस अपनी टैरिफ पॉलिसी जो है बदलता है तो इंडिया भी अपने कमिटमेंट्स मॉडिफाई कर सकता है और दोनों साइड्स का ट्रेड जो है बैलेंस फेयर रहे ताकि। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, फिजिकल डेफिसिट एट 63% ऑफ फुल ईयर टारगेट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक जनवरी 2026 तक सेंटर का फिजिकल डेफिसिट 9.8 लाख करोड़ रुपीस हो गया, जो पूरे साल के टारगेट का लगभग 63% है। और पिछले साल इसी पीरियड में ये 74.5% था। मतलब इस बार डेफिसिट कंट्रोल में है। और फिजिकल ईयर 2025 और 2026 के लिए टोटल फिजिकल जो डेफिसिट टारगेट है वो 15.58 लाख करोड़ रखा गया है, जो जीडीपी का 4.4% है। तो यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है माइनस टोटल रिसिप्ट्स, जो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स है,
उसको एक्सक्लूड करके। तो यानी कि टोटल जो एक्सपेंडिचर में क्या-क्या आ जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या आ जाता है कि जैसे लोन की रिकवरी हो गई कोई या फिर डिसइन्वेस्टमेंट हो गया और यानी कि जैसे पीएसयू के शेयर शेयर बेचना, ये सब चीज़ें हटा दी जाती हैं। तो ये टोटल खर्चे में से टोटल जो रेवेन्यू होता है एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स ये फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे एफडीआई राइजेस टू 18% टू 47.87 बिलियन डॉलर्स। तो अप्रैल और दिसंबर 2025 और से 2026 के दौरान इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 18% से बढ़ गया है और ये 47.87 बिलियन डॉलर्स हो गया है। तो पिछले साल जो इसी फाइनेंशियल ईयर पीरियड में ये 40.67 बिलियन डॉलर्स था। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे कैनेडियन पीएम मार्क कार्नी लैंड्स इन मुंबई फॉर 4 डे इंडिया विजिट। तो यहाँ पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी फ्राइडे को इंडिया आए हैं, जहां उनका मेन एम है इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को रीसेट करना और ट्रेड को बढ़ाना। तो ये विजिट खास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कनाडा के यूएस के साथ रिलेशंस रिसेंटली वीक हुए हैं, जिसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बैलेंस करने के लिए कनाडा इंडिया के साथ पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। तो ये मार्क कार्नी सबसे पहले मुंबई पहुंचे, जहां वो बिजनेस लीडर्स को एड्रेस करेंगे। इसके बाद न्यू दिल्ली जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करेंगे। तो टॉक्स का मेन फोकस जो ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल टेक्नोलॉजी पर रहेगा। तो इंडिया विजिट के बाद कार्नी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। और फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे हाई कोर्ट डिवीजन बेंच लिफ्ट स्टे परमिट्स रिलीज ऑफ द केरला स्टोरी 2। जहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने फ्राइडे को हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड की रिलीज अलाउ कर दिया, जबकि एक दिन पहले सिंगल बेंच जज ने फिल्म पर 2 हफ्तों के लिए स्टे लगा दिया था। तो इस फिल्म का जो टीजर और ट्रेलर है उसको लेकर ऑब्जेक्शन था कि ये केरला स्टेट को नेगेटिव लाइट में हाईलाइट दिखाता है। तो एक पिटिशनर ने कहा कि फिल्म की वजह से केरला के लोगों की रेपुटेशन को नुकसान हो सकता है और डिस्क्रिमिनेशन का रिस्क बढ़ सकता है। बट अभी इस पे जो स्टे है वो हटा दिया गया है। जो नेक्स्ट है यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर्स विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड से सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट को अपडेट करने का, उसको लेकर एक इम्पॉर्टेंट एश्योरेंस दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वोटर्स के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, वो इम्पार्शियल रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में जो लिस्टेड सिटीजनशिप और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट है उसको डर है कि इलेक्शन कमीशन जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देकर उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स किसी भी प्रेशर या में नहीं आएंगे और इम्पार्शियल डिसीजन नहीं लेंगे। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि इलेक्शन कमीशन ट्रेनिंग दे सकता है जुडिशियल ऑफिसर्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे नेवी बूस्ट एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी विद आईएनएस अजनदीप। तो यहाँ पर इंडियन नेवी ने अपनी एंटी सबमरीन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्राइडे को आईएनएस अजनदीप नाम का नया वॉरशिप कमीशन किया है। ये इंडिया का इंडिजिनसली डिजाइंड और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है और ये चेन्नई पोर्ट पर नेवी में ऑफिशियली शामिल हुआ। तो कोस्टल वाटर्स में यहाँ पर एनिमीज की सबमरीन्स को डिटेक्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। तो इसका नाम यहाँ पर कर्नाटका का जो करवार कोस्ट है, करवार कोस्ट के पास एक हिस्टोरिक आइलैंड है अजनदीप, उसके नाम पर रखा गया है और इसे गार्डन रीच शिपयार्ड इंजीनियर्स ने इसे बिल्ड किया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे केरलाज पैराडॉक्स कैन स्पार्क इट्स ग्लोबल विजन। तो ये आर्टिकल केरला के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इकोनॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करता है और बताता है कि स्टेट को अपनी खास स्ट्रेंथ पर फोकस करके ग्लोबल लेवल पर ग्रो करना चाहिए, ना कि दूसरे इंडियन स्टेट्स की कॉपी करके। तो सबसे पहले आर्टिकल बताता है कि ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज़ नहीं है केरला के लिए। और प्राचीन समय में जो मुजीरिस एयरपोर्ट है केरला में, उस पर रोमन, अरब्स, चाइनीज़ और यूरोपियन ट्रेड करते थे। स्पाइसेस और टेक्सटाइल की वजह से केरला एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी बना, जहाँ पर टेम्पल, चर्च, मॉस्क सब साथ में एग्जिस्ट करते हैं। और आज भी केरला के लोग दुनिया भर में काम करते हैं, मिडिल ईस्ट हो चाहे सिलिकॉन वैली हो उस तक। तो उनकी जो रेमिटेंसेज हैं, जो बाहर से पैसा, वो भी स्टेट की इकोनॉमी का बड़ा बेस है। लेकिन चैलेंज ये है कि केरला को रेमिटेंस इकोनॉमी से इनोवेशन इकोनॉमी में शिफ्ट करना होगा। और आर्टिकल कहता है कि केरला का जो ज्योग्राफी है और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। तो इसीलिए तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र जैसे इंडस्ट्रियल मॉडल्स कॉपी करना गलत होगा। और केरला को स्मॉल जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे नीदरलैंड्स हो गया, सिंगापुर हो गया, आइसलैंड, इन सब से सीखना चाहिए। हेल्थ केयर सेक्टर में केरला ऑलरेडी स्ट्रांग है,
स्पेशली नर्सिंग में। और एजिंग पॉपुलेशन यहाँ पर को प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी माना गया है। रिटायरमेंट विलेजेस, प्रिसीजन मेडिसिन्स और बायोटेक रिसर्च डेवलप की जा सकती हैं यहाँ पर। और मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग भी एक पोटेंशियल सेक्टर है यहाँ के लिए। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में हाई टेक फार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स और हाई वैल्यू स्पीशीज जो है एक्सपोर्ट पर फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ओशियन रिसोर्सेज को भी एक साइंटिफिक तरीके से फिशरीज और मैरीन बायोटेक यहाँ पर डेवलप की जा सकती है। जो यहाँ का विजिंगम पोर्ट है उसको सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट नहीं बल्कि ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब बनाना चाहिए। तो यहाँ पर फ्यूचर के लिए यहाँ पर वेटलेस इकोनॉमी जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, फिनटेक हो गया, आईटी हो गया, डिफेंस हो गया, स्टार्टअप्स हो गए और वीएफएक्स हो गया, गेमिंग, लग्जरी, हैंडीक्राफ्ट, सस्टेनेबल टूरिज्म, इन पर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर केरला को दूसरों से compete करने के बजाय ग्लोबल कोलैबोरेशन पर फोकस करना चाहिए और उनकी यूनिक आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन बनाना चाहिए केरला की। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंटरनेशनल लॉ इज नॉट डेड, इट्स रूल्स स्टे रेजिलिएंट। तो ये आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट को एक्सप्लेन करता है कि क्या इंटरनेशनल लॉ जो है वो अब भी काम कर रहा है या फिर दुनिया लॉलेसनेस की तरफ जा रही है। तो ऑथर का मेन आर्गुमेंट है कि इंटरनेशनल लॉ वीक ज़रूर हो रहे हैं लेकिन वो डेड नहीं है। और यहाँ पर आर्टिकल शुरू होता है यूएस और ईरान टेंशन से। जब पावरफुल कंट्रीज मिलिट्री फोर्स की धमकी देती हैं तब लोग पूछते हैं कि अगर रूल्स हैं तो वॉर्स क्यों हो रहे हैं? क्या इंटरनेशनल लॉ का कोई वैल्यू रह गया है या नहीं रह गया है? जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ट्रम्प की पॉलिसीज़ हो गई, तो यूएस का वेनेजुएला में एक्शन हो गया और ग्लोबल ऑर्डर में ये फ्रैक्चर सब दिखाता है। तो इन सब ने स्कॉलर्स को ये बोलने पर मजबूर किया है कि दुनिया जो है नॉर्म फ्री हो सकती है और लॉलेस हो सकती है, जो कि रूल्स के बिना चले। लेकिन ऑथर कहते हैं कि इंटरनेशनल जो लॉ है उनकी डेथ डिक्लेयर करना लेज़ी और मिसलीडिंग है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल यहाँ पर फोर्स यूज़ ना करना है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 कहता है कि कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ पर फोर्स यूज़ नहीं कर सकती। और रिसेंट जो वॉर्स हैं उन्होंने इस रूल को तोड़ा, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी जो है यूएस और यूएसएसआर प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहे थे। तो यहाँ पर वियतनाम, अफ़गानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया सब ने इस रूल को वीक किया और फिर भी जो है रूल जो है ये एग्ज़िस्ट करता रहा। तो लॉ ब्रेक होने से लॉ ख़त्म नहीं होता। और यहाँ पर थर्ड बोलते हैं कि प्रोफ़ेसर मोनिका हकीमी के अकॉर्डिंग जब रूल्स होते हैं, पावरफुल कंट्रीज़ को अपने एक्शंस जस्टिफ़ाई करने पड़ते हैं और लॉ जो है पावरलेस कंट्रीज़ को सवाल पूछने का हक देता है। तो अगर लॉ ही नहीं हो तो पावरफुल जो चाहे वो करेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। पर फोर्थ बोलते हैं कि पहले कंट्रीज़ अपने जो वॉर एक्शंस हैं उसको लीगल जस्टिफिकेशन देते थे, सेल्फ डिफेंस का एक्सक्यूज़ यूज़ करते थे और डिबेट और डिप्लोमेसी पॉसिबल होती थी। एग्ज़ाम्पल, यूएस ने इराक और जो अफ़गानिस्तान है वॉर को सेल्फ डिफेंस बताया। आज जो है अथॉरिटेरियन लीडर्स ओपनली जो है पावर यूज़ करते हैं। लीगल जस्टिफिकेशन की पावर जो है परवाह नहीं करते कि लीगल जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा और इंपीरियल मोटिव्स क्लियरली विजिबल हैं। और यहाँ पर फिफ्थ बोलते हैं कि बहुत लोग इंटरनेशनल लॉ को सिर्फ यूनाइटेड नेशन चार्टर से जोड़ देते हैं और ये गलत है। तो इंटरनेशनल लॉ जो है बहुत सी चीज़ें कवर करता है। ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो गए, एविएशन रूल्स हो गए, ओशन रिसोर्सेज, स्पेस एक्टिविटीज़, ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज, वेपन कंट्रोल, पैंडेमिक्स, ये सब चीज़ें कवर करता है इंटरनेशनल लॉ। और इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली सोसाइटी में फ्लरिश कर रहा है, ऐसा प्रोफेसर ऊना थावे वो कहते हैं। तो यहाँ पर सिक्स्थ बोलते हैं कि ऑथर का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्वाइटली काम करता है, हेडलाइंस में नहीं आता। एग्जाम्पल, इंडिया यूरोपियन यूनियन का ट्रेड टॉक हो गया, हाई सी ट्रीटी हो गया, पैंडेमिक एग्रीमेंट हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट्स हो गए जैसे इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट हो गया। ये सारे हंड्रेड्स ऑफ जो रीजनल और ग्लोबल डिस्प्यूट्स हैं पीसफुली सॉल्व करते हैं बिना किसी वॉर के। तो इंटरनेशनल जो लॉ की वजह से गुड कंट्रीज़ के बीच ट्रेड्स होते हैं, फ्लाइट्स हैं सेफली ऑपरेट करती हैं, इंटरनेशनल और कम्युनिकेशन जो क्रॉस बॉर्डर पॉसिबल है, शिपिंग रूट्स रेगुलेट होते हैं। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इम्परफेक्ट हैं, लेकिन काफ़ी ज़रूरी हैं और इसकी डेथ डिक्लेयर करना काफ़ी डेंजरस है। तो यहाँ पर जैसे कोई अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ जाए, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कार्ड नहीं करते, वैसे इंटरनेशनल लॉ को अबेंडन करना नहीं चाहिए। और अगर लोग बोलते हैं कि रूल्स मैटर नहीं करते,
तो ग्लोबल बुलीज़ और पावरफुल कंट्रीज़ और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएँगी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इस आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ न्यू दिल्ली में। उसके कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और डेमोक्रेसी पर भी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करता है। तो ऑथर का मेन पॉइंट है कि समिट का पर्पस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेयरनेस और इनोवेशन प्रमोट करना था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में पॉलिटिकल ड्रामा और ऑफिशियल शोमैनशिप ज़्यादा दिखा। तो यहाँ ऑफिशियली समिट का एम था कि ग्लोबल और इंडियन टेक एक्सपर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्पैक्ट पर डिस्कशन करना। लेकिन आर्टिकल कहता है कि इवेंट में कुछ एम्बैरेसिंग चीज़ें हुई। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चाइनीज़ रोबोट को अपना इन्वेस्टिगेशन बताकर फॉल्स क्लेम किया। वीआईपी कल्चर की वजह से रियल डेवलपर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंथुसियास्ट को एंट्री नहीं मिली। ऑफिशियल्स और नेता जो है वो स्पॉटलाइट कैप्चर करते रहे। तो यहाँ पर इंडियन यूथ कांग्रेस के एक्टिविस्ट ने समिट वेन्यू पर नॉन वायलेंट जो फ्लैश मॉब स्टाइल प्रोटेस्ट किया। उनका प्रोटेस्ट बेसिकली इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील के अगेंस्ट था। तो यहाँ पर बोलते हैं कि दिल्ली पुलिस ने एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया और सीरियस चार्जेस लगाए। राइटिंग, प्रमोटिंग एनिमिटी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे चीज़ों का क्लेम वो सीरियस चार्जेस लगाए। तो ऑथर का क्लेम है ये चार्जेस डिस्प्रपोर्शनेट और एग्जैजरेटेड हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट का वायलेंट क्राइम जैसा ट्रीट जो है किया गया। और अरेस्ट के बाद दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच जो है टेंशन भी हो गई, क्योंकि कुछ एक्टिविस्ट शिमला में डिटेन हुए थे। तो आर्टिकल के सबसे इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट है कि रिसेंट ईयर्स में जो पीसफुल डिसेंट है उसको भी क्राइम बना दिया जाता है। और ऑथर एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसका प्रोटेस्ट में स्टूडेंट एक्टिविस्ट की अरेस्ट हुई, स्ट्रिक्ट लॉज का यूज़ हुआ, लॉन्ग डिटेंशंस हुए विदाउट ट्रायल्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट डिसेंट को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, ऐसा बोला जा रहा है। और सिविल सोसाइटी और ऑपोजिशन जो वॉइसेस हैं उसको एंटी नेशनल लेबल किया जा रहा है। और यहाँ पर आर्टिकल स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता है कि डिसेंट डेमोक्रेसी का एसेंशियल पार्ट है। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में डिसेंट और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट से ही हमें विक्ट्री मिली इंडिया को। तो इसीलिए पीसफुल प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज करना डेमोक्रेटिक स्पिरिट के अगेंस्ट है। ऑथर कहते हैं कि पुलिस को अनरिलेटेड और जो हार्श चार्जेस नहीं लगाने चाहिए। कोर्ट्स को ऐसे जो एफआईआर्स हैं वो क्वैश कर देनी चाहिए, स्पेशली जो अभी रिसेंट केस हुआ। तो यहाँ पर जो पीसफुल डिसेंट है उसको क्राइम जैसा ट्रीट करना ये डेंजरस ट्रेंड माना जा रहा है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।